आज हमारे हाथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस यानी IIBF की अगस्त 2025 वाली विजन रिपोर्ट लगी है। और इसे पढ़ने पर ना इंडिया के बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में एक दिलचस्प खींचतान नजर आती है। किस तरह की खींचतान? एक तरफ रिजर्व बैंक ग्राहकों को पहले से कहीं ज्यादा ताकत और आजादी दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो कुछ बैंकों, खासकर सहकारी बैंकों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। सही बात है। आज हम इसी संतुलन को समझने की कोशिश करेंगे कि इसका हमारे और आपके पैसों पर क्या असर पड़ेगा। और शुरू करने के लिए एक सवाल, क्या आपको पता है कि अब बैंक आपके फ्लोटिंग रेट वाले लोन पर जब चाहे तब प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं लगा सकते? बिल्कुल, यहीं से शुरू करते हैं। ये सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। हाँ, ये असल में बैंकिंग के कंपटीशन का तरीका बदल सकता है। ये दिखाता है कि रेगुलेटर अब ग्राहकों को ड्राइविंग सीट पर बिठा रहा है। ठीक है, तो इसे जरा खोलते हैं। ये जो फ्लोटिंग रेट लोन पर प्रीपेमेंट चार्ज हटाने की बात है, ये ठीक है क्या, और इसका फायदा किसे मिलेगा? क्योंकि ये नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले हैं। देखिए, इसका दायरा काफी बड़ा रखा गया है। सबसे पहली और सीधी बात, अगर कोई व्यक्ति अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, मतलब जो बिजनेस के लिए ना हो, कोई भी फ्लोटिंग रेट लोन लेता है, जैसे होम लोन या कार लोन? हाँ बिल्कुल, तो उस पर अब कोई प्रीपेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। मतलब आप जब चाहें अपना लोन चुका सकते हैं या किसी दूसरे बैंक में स्विच कर सकते हैं बिना किसी पेनाल्टी के। ये तो बहुत बड़ी राहत है। मेरे एक दोस्त ने पिछले साल ही होम लोन स्विच करने की कोशिश की थी और प्रीपेमेंट पेनाल्टी इतनी ज्यादा थी कि उसने अपना इरादा ही बदल दिया। यही होता था। लेकिन क्या ये सिर्फ पर्सनल लोन पर ही लागू होगा? छोटे कारोबारियों का क्या? अच्छा सवाल है, और यहीं पर ये नियम और भी दिलचस्प हो जाता है। ये फायदा सिर्फ व्यक्तिगत लोन तक सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, अब कुछ बड़े कमर्शियल बैंक और बड़ी NBFCs सूक्ष्म और लघु उद्यमों यानी MSMEs को दिए गए बिजनेस लोन पर भी ये चार्ज नहीं ले पाएंगी। वाह। और तो और जो छोटे फाइनेंस बैंक हैं, ग्रामीण बैंक और कुछ सहकारी बैंक हैं, वे भी 50 लाख रुपए तक के लोन पर ये शुल्क नहीं लगा पाएंगे। ये सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? क्या बैंक अब लोन देने की शर्तों को और कड़ा कर देंगे ताकि वे इस नुकसान की भरपाई कर सकें? देखिए, ये मुमकिन है कि बैंक अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव करें, लेकिन असल में RBI बैंकों से कह रहा है, अब आप ग्राहकों को एग्जिट पेनल्टी से डराकर नहीं रख सकते। अगर आपको ग्राहक चाहिए तो सबसे अच्छी ब्याज दर देकर मुकाबला करो। ये बैंकिंग में असली कंपटीशन को बढ़ावा देगा। पहले बैंक इस बात पर टिके रहते थे कि ग्राहक एक बार आ गया तो पेनल्टी के डर से कहीं नहीं जाएगा। अब उन्हें ग्राहक को अपनी सर्विस और रेट से रोक कर रखना होगा। मतलब अब असली खेल सर्विस और ब्याज दरों का होगा। अच्छा, लोन की बात चली रही है, तो क्या कोलैटरल या कुछ गिरवी रखने को लेकर भी कोई बदलाव हुआ है? मैंने रिपोर्ट में पढ़ा कि अब कोलैटरल फ्री लोन में भी कुछ गिरवी रखा जा सकता है। ये कैसे काम करता है? ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है, लेकिन इसके पीछे की सोच कर्ज लेने वाले और देने वाले दोनों को लचीलापन देना है। RBI ने साफ किया है कि बैंक कृषि और MSME लोन के लिए सोने और चांदी जैसी चीजें अच्छा, स्वैच्छिक प्रतिज्ञा यानी वॉलंटरी प्लेजेस के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, भले ही लोन कागज पर कोलैटरल फ्री लिमिट के अंदर हो। लेकिन स्वैच्छिक पर बहुत जोर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बैंक किसी पर दबाव नहीं डाल सकता। ये पूरी तरह से कर्ज लेने वाले की मर्जी पर है। सोचिए, एक छोटा कारोबारी है जिसे लोन चाहिए। ठीक है। कागज पर तो उसे कोलैटरल फ्री लोन मिल सकता है, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से कुछ सोना गिरवी रखता है तो इससे बैंक का भरोसा बढ़ जाता है। तो शायद उसे बेहतर शर्तें मिल जाएं। बिल्कुल, हो सकता है इसके बदले में बैंक उसे बेहतर ब्याज दर दे दे या लोन जल्दी पास कर दे। ये भरोसे पर आधारित एक व्यवस्था को बढ़ावा देता है, न कि मजबूरी पर। समझ गया। तो एक तरफ तो ग्राहकों को इतनी आज़ादी और लचीलापन मिल रहा है, लेकिन ये सब करने के लिए बैंकों का खुद मजबूत होना भी तो जरूरी है। तो बैंकों की सेहत कैसी है? बड़े कमर्शियल बैंकों की बात करें तो रिपोर्ट के आंकड़े काफी अच्छे हैं। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी GNPA, जो बैंकों के डूबे हुए कर्ज को दिखाता है, वो 2.3% पर है और नेट NPA तो सिर्फ 0.5% है। सिर्फ 0.5%? हाँ, ये कई दशकों का सबसे निचला स्तर है। आसान भाषा में कहें तो बैंकों की बैलेंस शीट काफी साफ सुथरी और मजबूत दिख रही है। लेकिन मैंने रिपोर्ट में एक और चीज देखी जो थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है। क्रेडिट ग्रोथ धीमी हो रही है।
मतलब बैंक नया कर्ज देने में थोड़े सुस्त हो गए हैं। पिछले साल ये ग्रोथ लगभग 14% थी, जो अब घटकर 10.4% रह गई है। एक तरफ डूबे कर्ज कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ नए कर्ज देने की रफ्तार घट रही है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है। इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला, हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में तेजी से लोन बांटने के बाद अब बैंक्स ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। अच्छा। वे हर लोन को बहुत जांच परख कर दे रहे हैं ताकि आगे चलकर एनपीए ना बढ़े। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में कर्ज की मांग में ही थोड़ी कमी आई हो। यह दिखाता है कि बैंकिंग सिस्टम स्वस्थ तो है, लेकिन शायद थोड़ा रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव हो रहा है। शायद ये सावधानी बड़े कॉमर्शियल बैंकों में दिख रही है, लेकिन कहानी का एक दूसरा और बहुत जरूरी पहलू भी है, सहकारी बैंक। वहां तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिख रही है। बिल्कुल। यहीं पर रेगुलेटर की वो पकड़ मजबूत करने वाली बात सामने आती है, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। रिपोर्ट बताती है कि 431 शहरी सहकारी बैंक यानी यूसीबीज सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क SAF के तहत है। 431? हाँ, 431 और 20 यूसीबीज तो ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शंस AID के तहत है। ये SAF और AID सुनने में बड़े भारी शब्द लगते हैं। आम भाषा में इनका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए, SAF में होना ट्रैफिक पुलिस की एक चेतावनी मिलने जैसा है कि आप ध्यान से चलाएं, हम आप पर नजर रख रहे हैं। ओके। RBI उस बैंक की गतिविधियों को करीब से देखता है ताकि उसकी वित्तीय हालत और ना बिगड़े। लेकिन AID में होना मतलब आपकी गाड़ी ही जब्त कर ली गई है। अरे बाप रे। हाँ, ये एक बहुत गंभीर प्रतिबंध है। इसका मतलब है कि उस बैंक पर पैसे निकालना, नया कर्ज देना या कोई भी बड़ा वित्तीय फैसला लेने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। ये दिखाता है कि बैंकिंग सेक्टर का ये हिस्सा काफी तनाव में है। और शायद इसीलिए RBI के डिप्टी गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि यूसीबीज को गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट को प्राथमिकता देनी होगी। हाँ, उनकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। वो असल में कह रहे हैं कि सहकारी बैंकों की सबसे बड़ी ताकत उनका अपने इलाके के लोगों से जुड़ाव है, लेकिन सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा। उन्हें प्रोफेशनल होना पड़ेगा। बिल्कुल, उन्हें पेशेवर तरीके से चलाना होगा। यही वजह है कि अब बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जैसी संरचनाओं को अनिवार्य किया जा रहा है, ताकि बैंक चलाने के फैसले भावनाओं में नहीं बल्कि पेशेवर विश्लेषण के आधार पर लिए जाएं। तो एक तरफ कमर्शियल बैंक मजबूत हैं लेकिन सतर्क हो गए हैं, और सहकारी बैंक संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बैंकिंग पहुंचाना एक चुनौती है। बिल्कुल है। शायद इसीलिए RBI अब नए तरीकों पर जोर दे रहा है, और यहीं पर टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल इंक्लूजन की कहानी शुरू होती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। रिपोर्ट का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स यही कहानी बताता है। यह इंडेक्स मार्च 2024 में 64.2 था, जो एक साल में बढ़कर 67.0 हो गया है। मतलब बढ़ोतरी तो हुई है। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात आंकड़ों से आगे की है। ये इंडेक्स 3 चीजें मापता है: बैंकिंग तक पहुंच यानी एक्सेस, सेवाओं का उपयोग यानी यूसेज, और सेवाओं की गुणवत्ता यानी क्वालिटी। और रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा सुधार उपयोग और गुणवत्ता में हुआ है। इसका मतलब अब सिर्फ खाते नहीं खुल रहे हैं, लोग असल में उन खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक यही मतलब है। लोग सिर्फ जनधन खाते खोलकर भूल नहीं रहे हैं, वे डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, बीमा खरीद रहे हैं, छोटे छोटे निवेश कर रहे हैं, और उन्हें जो सेवाएं मिल रही हैं वे पहले से बेहतर है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये वित्तीय प्रणाली के साथ एक गहरे जुड़ाव को दिखाता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो शायद UPI के आंकड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में UPI ट्रांजैक्शन में साल दर साल 33.3% की भारी वृद्धि हुई है। ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डिजिटल भुगतान ने वित्तीय समावेशन को पंख लगा दिए हैं। सही बात है। यह लोगों को आसानी से और बहुत कम लागत पर वित्तीय सेवाओं का इस्तेमाल करने की ताकत देता है। लेकिन इसका फायदा उन लोगों को कैसे मिलेगा जो अब भी सिस्टम से पूरी तरह बाहर हैं, जिनके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, कोई पिछला लोन रिकॉर्ड नहीं है। पारंपरिक बैंक तो उन्हें दरवाजे से ही लौटा देते हैं। और यहीं पर टेक्नोलॉजी एक क्रांतिकारी भूमिका निभाने जा रही है। RBI के डिप्टी गवर्नर श्री M राजेश्वर राव की एक टिप्पणी इस रिपोर्ट में है जो भविष्य की झलक देती है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग उन लोगों की क्रेडिट योग्यता का मूल्यांकन कर सकते हैं जिनका कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है। ये कैसे काम करेगा? मतलब बिना क्रेडिट स्कोर के लोन कैसे मिल सकता है?
पारंपरिक बैंकिंग में ये लगभग असंभव था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी वैकल्पिक डेटा का विश्लेषण कर सकती है, जैसे कोई व्यक्ति अपने मोबाइल का बिल और बिजली का बिल समय पर भरता है या नहीं, अच्छा, उसके डिजिटल लेन-देन का पैटर्न कैसा है। एआई इन हजारों डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण करके ये अंदाजा लगा सकता है कि वो व्यक्ति कर्ज चुकाने में सक्षम है या नहीं। ये असल में क्रेडिट को लोकतांत्रिक बनाने जैसा है। वाह। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ सुविधा के लिए नहीं बल्कि समावेशन का एक शक्तिशाली उपकरण बन रही है। ये तो सच में बैंकिंग का भविष्य बदल सकता है। खैर, हमने आम आदमी की बात की, छोटे बिजनेस की बात की, अब उन लोगों का क्या जो बाजार में पैसा लगाते हैं? निवेशकों के लिए भी कुछ नए नियम आए हैं। हाँ, सेबी ने भी कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। एक बड़ा बदलाव स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी SIFs को लेकर है। मैंने इसके बारे में पढ़ा, सेबी ने एक्टिव ब्रीच मैकेनिज्म जैसा कुछ शुरू किया है। सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, इसका सीधा साधा मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है, SIFs में निवेश करने के लिए एक न्यूनतम सीमा तय है, जो कि 10 लाख रुपए है। 10 लाख। हाँ, एक्टिव ब्रीच तब होता है जब कोई निवेशक अपनी मर्जी से कुछ यूनिट्स बेचता है और इस वजह से उसका कुल निवेश इस 10 लाख की सीमा से नीचे चला जाता है। और अगर ऐसा हो गया तो सेबी का सिस्टम इसे पकड़ लेगा और उस निवेशक की बाकी बची हुई सभी यूनिट्स को फ्रीज कर दिया जाएगा। फिर उसे 30 दिन का नोटिस मिलेगा कि या तो वो और पैसा डालकर अपना निवेश वापस 10 लाख तक ले आए या फिर उसे निकलना पड़ेगा। हाँ, उसे फंड से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट है ताकि छोटे या अनुभवहीन निवेशक गलती से इसमें ना फंस जाएं। बिल्कुल। इसके पीछे का कारण ये है कि सिर्फ थोड़े जटिल और जोखिम भरे होते हैं। ये अनुभवी खिलाड़ियों के लिए हैं। सेबी ये पक्का करना चाहता है कि इस मैदान में सिर्फ वही लोग रहें जिन्हें खेल के नियम और जोखिम ठीक से पता है। ये फंड की अखंडता बनाए रखने में मदद करता है। बिल्कुल, समझ गया। और निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर भी है, खासकर NRIs के लिए। उनके लिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग में कुछ आसान किया गया है ना? हाँ, ये एक बहुत ही व्यावहारिक और स्वागत योग्य कदम है। पहले डेरिवेटिव बाजार में ट्रेडिंग करने वाले NRIs को एक कस्टोडियल पार्टिसिपेंट यानी CP कोड लेना पड़ता था, जो एक अतिरिक्त प्रक्रिया थी। अच्छा, एक और स्टेप था। हाँ, अब इस जरूरत को खत्म कर दिया गया है। इसका असर क्या होगा? इसका सीधा असर ये है कि NRIs के लिए निवेश की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। कम कागजी कार्रवाई, कम झंझट। मकसद है कि एक NRI निवेशक को वैसा ही महसूस हो जैसा एक भारतीय निवेशक को होता है। ये भारतीय बाजारों में और ज्यादा विदेशी पूंजी आकर्षित करने और पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने की एक कोशिश है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि एक तरफ रेगुलेटर आम आदमी और छोटे कारोबारियों को लोन के जाल से बचाने और उन्हें ज्यादा ताकत देने के लिए नियम बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो बैंकिंग सिस्टम के कमजोर हिस्सों जैसे कुछ सहकारी बैंकों पर अपनी नकेल कस रहा है ताकि पूरे सिस्टम की सेहत बनी रहे। और इन सब के बीच टेक्नोलॉजी एक पुल का काम कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सिस्टम का हिस्सा बन सकें। बिल्कुल सही सारांश है। और अगर हम आज की चर्चा से एक अंतिम विचार निकालें तो वो ये है, हमने देखा कि कैसे डेटा, तकनीक और नियम मिलकर वित्त की दुनिया को आकार दे रहे हैं। हाँ। आंकड़े एक स्वस्थ प्रणाली दिखाते हैं, लेकिन नियामकों की टिप्पणियां बेहतर शासन और नैतिकता के लिए लगातार कोशिश को दर्शाती हैं। भविष्य के लिए बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वित्त को और अधिक सुलभ कैसे बनाया जाए, बल्कि ये भी है कि इसे जिम्मेदार और टिकाऊ कैसे बनाया जाए। और शायद AI इसमें सबसे बड़ी चुनौती पेश करेगा। हाँ, हम सब चाहते हैं कि AI की मदद से लोन सबको मिलें, आसानी से मिलें, लेकिन जब कोई AI एल्गोरिथम किसी का लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा, तो क्या हम उस क्यू का जवाब दे पाएंगे? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि एल्गोरिथम किसी के साथ भेदभाव तो नहीं कर रहा? भविष्य में हमें टेक्नोलॉजी से मिलने वाली दक्षता और उससे पैदा होने वाली नैतिक चुनौतियों के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाना होगा। ये सवाल आने वाले समय में और भी बड़ा होता जाएगा।